सबसे पहले तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। दूसरा, आप सब जो इस सभागार में आए, सोशल वर्क के टीचर्स, स्टूडेंट्स और जितने लोग यहाँ पर आए हैं, उन सबका भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्यों आभार। उन्होंने इतना अच्छा रेनोवेशन किया, वो एक बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय को बहुत सारे अच्छे सभागार उन्होंने बनाकर दिए पिछले 2-3 सालों में। इसके लिए भी चीफ इंजीनियर साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप सबका बहुत 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 अभिनंदन। ऐसा कहा जाता है कि किसी घर का स्टैंडर्ड देखना हो तो उसके घर के बाथरूम देखो जाके, और अगर किसी विश्वविद्यालय का स्टैंडर्ड देखना हो तो उसके जाके आप ऑडिटोरियम और सभागार देखिए, वो कितने साफ हैं, कितने मेंटेन्ड हैं, कितने इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल होना भी उतना ही जरूरी है, मेंटेन। लेकिन यहाँ तो दिल्ली विश्वविद्यालय में इस्तेमाल करने का तो कोई इशू ही नहीं है। खूब इस्तेमाल होते हैं, नहीं तो डूसू वाले इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर बचा कुछ रह जाए तो डूसू वाले इस्तेमाल कर लेते हैं हर दूसरे दिन। तो यहाँ पर इस्तेमाल तो पूरा होता है, पर चीज़ बनाना एक बात है, चीज़ को संभालना दूसरी बात है। तो मेरी बहुत इच्छा है कि इसको अच्छे से संभाला जाए। अभी हमने आर्ट्स फैकल्टी का एक ऑडिटोरियम बना वंदे मातरम के नाम से, और उसमें जो तोड़फोड़ हुई तो बहुत मन को खराब लगा कि आपको दर्द क्यों नहीं आता, आप इसको अपना घर क्यों नहीं मानते। अगर आप उसको तोड़फोड़ करते हैं और आपको बुरा नहीं लगता तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि आपका मन कैसा है, आपको बुरा क्यों नहीं लगता। खैर, वहां तो हमने सोचा है कि किसी रेस्ट्रिक्टिव उसका यूजेज करेंगे, ये नहीं कि किसी भी कार्यक्रम को देंगे। तो आप लोग भी एक विचार कर सकते हैं कि किस किस पर्पस को ये दिया जाएगा। खराब करना आसान है, चीज को बनाने में बहुत वक्त लगता है। दूसरी बात कि सभागार का नाम जो है इस देश के बहुत अच्छे बच्चे के नाम पे है। रॉय जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वाइस चांसलर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थान दिलाया। मैं कहूंगा, हम कौन है उनको स्थान दिलाने वाले? वो तो हम सबके मनों में रहते हैं, हमारे पॉलिसी में रहते हैं, प्लानिंग में रहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आज उनके नाम पर एक सभागार का नाम रखा गया, इतनी बात है। वरना जो आज़ादी के बाद भारत चला है उसमें अम्बेडकर की बहुत सारी समझ लगी हुई है और बहुत सारी उनकी कोशिश लगी हुई है इसके अंदर। मैं एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर था। आज क्योंकि सोशल वर्क का ये ऑडिटोरियम है तो वहाँ का सोशल वर्क डिपार्टमेंट अच्छा माना जाता है, और है भी। तो एक बार मैंने वहाँ उनसे पूछा कि आपकी टक्कर का कौन सा डिपार्टमेंट है, आप कहते हो हम बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा, जी हमारी टक्कर का दिल्ली विश्वविद्यालय है का सोशल वर्क डिपार्टमेंट हमारी टक्कर का है। मैंने कहा, और कौन सा डिपार्टमेंट आपकी टक्कर का है? कहते टिस वाले ऐसा मानते हैं कि वो हमारी टक्कर का है, लेकिन हम दिल्ली विश्वविद्यालय को अपनी टक्कर का मानते हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी है, ये एक अच्छाई है एक डिपार्टमेंट की, जो आपने इतने सालों की मेहनत से अर्जित की है। उसके लिए भी जितने यहाँ के इतने सालों में टीचर्स रहे और जितने स्टूडेंट्स यहाँ से निकले, उन सब ने जो इसका नाम बनाया है, उसके लिए भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के नाम से उनका सबका अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ौदा से भी बहुत नाता रहा, और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय और महाराजा सयाजीराव ने उनको बाहर पढ़ने भेजा अम्बेडकर को। तो मैं कहता हूं, जब भारत को बनाने में अम्बेडकर की समझ लगी हुई है तो सयाजीराव गायकवाड़ की भी समझ लगी हुई है कि उन्होंने ऐसे लोगों को प्रमोट किया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस बच्चे में क्षमता है, आगे बढ़ने की भी क्षमता है, और आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत काम लगेगा देश के। ऐसे महाराजा, और जिन्होंने, आप में से मैं जानता नहीं कितने लोगों को मालूम होगा, पूरे गुजरात में पहली बार लड़कियों की शिक्षा फ्री और कंपलसरी महाराजा बड़ौदा ने करी थी। गायकवाड़ में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन सयाजीराव जैसा नहीं हुआ। गायकवाड़ बहुत सारे राजा हुए, सयाजीराव जैसा कोई नहीं हुआ। मेरे मन में बहुत बार जब अम्बेडकर पे बात होती है तो एक प्रश्न आता है कि अगर,
और मैं बहुत बार कहता हूं कि इस पे काम होना चाहिए। कम से कम जो लोग ये मानते हैं कि हम अम्बेडकर पे रिसर्च करते हैं, समय लगाते हैं, तो उनको तो जरूर इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि अगर प्रश्न आता है मेरे मन में कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय अंबेडकर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन होते तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता? क्या यही होता? पहला तो प्रश्न मूलभूत है, क्या यही होता या इससे कुछ अलग भी हो सकता था क्या? इस पर कम से कम बात और विचार तो होना चाहिए कि वो चाहते क्या थे। देखो, किसी भी हाउस में सबकी सब बातें मानी भी नहीं जाती, और अंबेडकर ने, देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, 27 सितंबर 1951 को नेहरू कैबिनेट से रिजाइन किया। आप जानते हैं नेहरू कैबिनेट से उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि किस बात से रिजाइन किया? आप में से बहुत सारे कह सकते हैं एक बात से थोड़ी कोई रिजाइन करता है, बहुत सी बातें रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी बहुत सी बातें, पर कौन सी मूल बात थी जिसमें अंबेडकर ने रिजाइन कर दिया कैबिनेट से? उस समय जब देश में नेशनल गवर्नमेंट थी, वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू नेशनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबको मिलाकर सरकार बनाई थी, सबका प्रतिनिधित्व था, और अंबेडकर ने रिजाइन कर दिया 27 सितंबर 1951 को। क्यों किया होगा रिजाइन? किस सब्जेक्ट पर उन्होंने रिजाइन किया? इस पर भी विचार होना चाहिए कि किया। मैं बता देता हूं कि किस पे किया। जो मेजर था, उन्होंने हिंदू कोड बिल पे रिजाइन किया। क्यों किया? और क्या हिंदू कोड बिल वास्तव में जैसा आना चाहिए था वैसा आया? और दूसरा क्या विषय था कि उन्होंने कहा कि जो कश्मीर एंड फॉरेन अफेयर्स हैं, उस पर मैं अपनी समझ चाहता हूं कि मैं उसमें कुछ पार्टिसिपेट करूं, कश्मीर पे और फॉरेन अफेयर्स पे। और अगर आप उसमें पार्टिसिपेशन नहीं चाहते हैं तो मुझे अपनी उपयोगिता नहीं लगती है। और आप देखिए कश्मीर ने कितना लंबा दर्द दिया, 370 हटते हटते कितने बरस लगे, और अंबेडकर ने 370 बनाने से मना कर दिया था, उसकी ड्राफ्टिंग से मना कर दिया था। तो कितना अच्छा बच्चा रहा होगा देश में। मैंने बहुत सारे शब्द नहीं यूज किए, अच्छा बच्चा मैंने सिर्फ कहा। दूरदृष्टि कि ये अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश को नुकसान होगा, इसलिए हमको नहीं करना चाहिए, और नहीं किया। सरकार ने क्या मजबूरी में रखा, आज वो सब्जेक्ट नहीं है उस पर बोलने का, लेकिन कश्मीर अफेयर, कश्मीर ने भी दर्द दिया, और हिंदू कोड बिल के कारण से जो समस्याएं देश के अंदर आई हैं, हमें बहुत लोग जानते हैं। उस पर भी एक रिसर्च होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे आर्टिकल थे, अगर अंबेडकर चेयरपर्सन होते तो वो कहते कि ये नहीं होने चाहिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन से ऐसे नए आर्टिकल होने चाहिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस पर तो कुछ पीएचडी कराओ ना दिल्ली विश्वविद्यालय से, जो अंबेडकर चाहते थे कि ये होने चाहिए, ये आर्टिकल लगने चाहिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कौन से नहीं लगने चाहिए थे। वैसे नहीं में तो कई बार कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाती है, पर चलो, जो चाहते थे कि लगने चाहिए थे नहीं लग पाए, पर सच में जो रिसर्चर है उसको तो नहीं वाले विषय पे भी काम करना चाहिए कि कौन से आर्टिकल अनावश्यक रह गए, उसकी आवश्यकता नहीं थी, कौन से लगने चाहिए थे। ये जो है, आज इतने साल की आजादी के बाद जब भी हम भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, उनकी मेहनत की बात करते हैं, उनकी समझ की और लगन की बात करते हैं, तो वो इस पर भी बात होनी चाहिए। शायद, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं उसका विद्यार्थी नहीं उस जगह का, लेकिन जब मैं जो भी थोड़ा पढ़ता हूं तो मेरे को लगता है कि इतना दूरदर्शी व्यक्ति था। और एक और प्रश्न आता है कि अगर अंबेडकर देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर होते, आप छोड़िए लॉ मिनिस्टर, अगर वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर होते तो हम गरीबी देश थी कब मिटा पाते? क्या 26 तक इंतजार करना पड़ता गरीबी के लिए? अभी भी पूरी गरीबी मिटी नहीं है देश में, अभी भी प्रधानमंत्री मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से गरीबी मिटे। क्या उनमें ताकत थी कि वो गरीबी मिटा सकते थे यदि देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर होते? ये एक प्रश्न है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एज एन इकोनॉमिस्ट अगर उनका देखें कि वो व्यक्ति था जिसने ग्लोबलाइजेशन की बात करी, प्राइवेटाइजेशन की बात करी, कमर्शलाइजेशन की बात करी। कब करी? जब दुनिया समाजवाद के सारे उसमें थी, मतलब दुनिया इस तरफ भाग रही थी और वो इस तरफ की बात उस समय कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है। क्या भारत में कोई नेता उस समय ऐसी बात सोच भी सकता था और कर भी सकता था? तो कई बार मैं सोचता हूं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर होने चाहिए थे पहले। इस पर भी होना चाहिए कि अगर वो होते तो कैसा होता।
हमारी जो फाइनेंस पॉलिसीज हैं वो किस तरह की होती, अगर वो होते उस समय। तो 92 में देश ने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ऐसे बहुत सारे शब्दों को स्वीकार किया। शायद पहले करते तो उसका फायदा होता, ये शायद है, क्योंकि जब भी रिसर्च होगी तो इस बात पे नहीं हो, ये तो हम कह नहीं सकते कि पक्का क्या होता, लेकिन संभावना ये है कि और ज्यादा अच्छा होता अगर वो राह चुनी जाती उस समय। इसीलिए सोशल वर्क, जब मन में बात आती है तो बात आती है कि दूसरों की सहायता करना, करुणा का भाव रखना, जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करना, दूसरों के दुख में दुखी होना, ये भाव सोशल वर्क से निर्माण होना चाहिए। तो उसके लिए अगर कोई क्या बोलेंगे कि सिंबल होना चाहिए, तो अंबेडकर से अच्छा सिंबल नहीं हो सकता उसके लिए। तो उससे अच्छा सिंबल नहीं हो सकता, तो उसको अगर रखा है सोशल वर्क के अंदर तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं प्रोफेसर संजय रॉय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया। दूसरी बात, नेहरू कैबिनेट से एक और इस्तीफा हुआ, खाली अंबेडकर का नहीं हुआ, नेहरू कैबिनेट से एक और इस्तीफा हुआ। 1 साल के बाद हुआ, उसमें किसका हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस्तीफा हुआ, अप्रैल 6, 1950 को। उनसे पहले हुआ, मैं थोड़ा गलत बोल गया। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अप्रैल 6 को इस्तीफा दिया, अंबेडकर ने 51 में दिया। वो भी कितना अच्छा बच्चा था देश का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किस बात पे इस्तीफा दे दिया उन्होंने? किसी को अंदाजा है, ध्यान है कि किस बात पे दिया? हाँ, कश्मीर की नीति पे तो दोनों ही थे, अंबेडकर ने भी दिया, उनका भी था, लेकिन सबसे जो साथ में जो मेन ट्रिगर बना, ट्रिगर कश्मीर की नीति नहीं बनी, कश्मीर की नीति तो विरोध रहा, ट्रिगर बना नेहरू लियाकत पैक्ट। ट्रिगर हुआ नेहरू लियाकत पैक्ट से, जिसका कि पुरजोर विरोध किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय। उससे क्या फायदा देश को हुआ, क्या नहीं हुआ, यह भी एक सोचने की बात है। क्योंकि ये इसलिए मैंने अंबेडकर से जोड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, कि आज जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायियों की सरकार देश में आई, क्या उन्होंने अंबेडकर की नीतियों को अपनाना शुरू नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या उन्होंने उनके भावों को, देखिए, सम्मान देना एक बात है कि विचार को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना वो सबसे ज्यादा गंभीर प्रयास है। कि जो लोग, जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनको सहायता देनी चाहिए। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को खाना देती है, इसका मतलब देश में काम कुछ नहीं हुआ। ये बात नहीं है। ये तो इसका एक बहुत ही सरलीकरण है, इस बात को ये कह देना कि देश में हो क्या रहा है, इसका मतलब 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हो। खाना सिर्फ खाना नहीं है, ये भाव है, एक भावना है जो सरकार देती है। इसीलिए जो पॉलिसी पे जब बैठते हैं हम लोग, तो सोचते हैं कि अरे ये तो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे सवाल उठाने का प्रयास होता है। जिस दिन आवश्यकता कम होती चली जाएगी, कम होता चला जाएगा कि इतने लोगों को खाने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो जब हम अंबेडकर को समझेंगे तो इस तरह की सोच जो है वो हम सबको कहीं ना कहीं समझाने का काम करती है। सोशल वर्क, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपकी टक्कर का कौन सा डिपार्टमेंट है दूसरा, तो आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़ौदा वाले आपका नाम देते थे, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप लोग भी बड़ौदा दोगे तो और अच्छी बात है। खैर, बहुत मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैंने उस विश्वविद्यालय में भी काम किया और आप लोगों के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। बस ये जो जितने सभागार विश्वविद्यालय ने 6, 7, 8 बनाए हैं पिछले दिनों, मतलब बनाए नहीं है, रेनोवेट किए हैं, लेकिन हालत थी कि इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहे थे, इस हालत में पहुंच गए थे। इनको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। और आज 2026 में जब आगे बढ़ते भारत में जो 20वीं सदी के प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं, इसको भी बदलने की आवश्यकता है। तोड़फोड़ क्यों करनी है? अपना घर थोड़ी कोई तोड़ता है, उसके और कोई तरीके हो सकते हैं। तोड़ना क्यों किसी चीज को? बनाने का काम करना चाहिए ना, तोड़ना क्यों है? ये मैं समझता हूं जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी कि हमारी जिम्मेदारी है कि न तो हम तोड़े, ना किसी को तोड़ने दें कोई चीज को। ये इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी रिसेंट घटना हुई है जो कि वंदे मातरम हॉल के अंदर बच्चों ने तोड़फोड़ करी। प्राध्यापकों का भी ये काम है कि बच्चों को समझाएं, ताकि एक बार उनको बनाने की
आदत लग जाएगी ना, तो कंट्रीब्यूशन की आदत है, वो पॉजिटिविटी की आदत है, वो आगे बढ़ने की आदत है, जीवन में अच्छा करने की आदत है। बहुत तोड़ फोड़ करने वाले आगे बढ़ते होंगे, ऐसे एक्सेप्शंस ही मिलेंगे आपको, ऐसे एक्सेप्शंस ही मिलेंगे। बहुत सारे तो लोग जो पॉजिटिव माइंडसेट के हैं वो आगे बढ़ते हैं, और अगर कभी कभी तोड़ फोड़ वाले बन भी जाते हैं तो लंबा चल भी नहीं पाते। कहते हैं ना कि शिखर पर पहुंचना एक बात है, शिखर पर ठहरना दूसरी बात है। उसका जो स्किल सेट है वो उसमें नहीं चलता। इसीलिए शायद राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सत्ता और संघर्ष के साथ ही अलग होते हैं। ये राम मनोहर लोहिया जी का बड़ा फेमस कोट है कि सत्ता और संघर्ष के साथ ही अलग होते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट की बात है, वो माइंडसेट की बात है। हम अच्छा ऐसा माइंडसेट बनाएं जो कि संभालने का माइंडसेट बने, जो भी चीज हमारी है उसके अपना मानने का भाव बनेगा तो ये फायदा है। वरना इंजीनियरिंग डिवीजन तो भागता ही रहेगा ठीक करने के लिए चीजों को, उनका काम है, बेचारे करेंगे, वो तो करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है, रजिस्ट्रार साहब को भी फोन आएंगे, ये भी कुछ करेंगे। लेकिन हमसे जो अपेक्षा है क्या हम करेंगे, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। आप सबको नया ये सभागार अंबेडकर जी के नाम पे जो आज आपको मिला है उसके लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।